हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और 20 डेज के फिजिक्स के क्रैश कोर्स में आज डे 17 पे बात करेंगे एटम्स की। तो अभी प्रीवियस क्लासेस में हम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और नाउ नेक्स्ट टू एटम्स। तो अब एटम्स और न्यूक्लियाई दो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज बोर्ड में पूछा गया है। बट अभी जो यहाँ पे एटम्स और न्यूक्लियाई की बात करें तो हाउएवर ये हम थोड़ा सा जो डील करते हैं वो केमिस्ट्री में भी करते हैं, बट हमारा जो पार्ट है वो एटम्स में बोर मॉडल्स पे पूरा टिका हुआ है। बोर मॉडल्स को देखने के बाद हाइड्रोजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हाफ ऑफ द जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है अभी तक, और आज जो है डे 17 पे हम बात करेंगे एटम्स चैप्टर की। और एटम्स चैप्टर में भी सिंपली हम जो बात करेंगे, जो फोकस रहेगा आज हमारा जो फोकस रहेगा उसमें भी बोर मॉडल रहेगा, रदरफोर्ड मॉडल रहेगा। और ये सारे मॉडल्स क्यों फेल हुए, रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ, प्लम पुडिंग मॉडल क्यों फेल हुआ, इन सभी का रीजन और बोर्स मॉडल के कुछ लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो इन सभी को एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से हम देखेंगे। सो आज एटम्स के चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, और साथ साथ में हम ये देखेंगे कि रेडियस जो है, रेडियस की जो एक्सप्रेशन है या किन टर्म्स में वो एटम्स के जो रेडियस और जो लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, उन पे किस प्रकार से डिपेंडेंसी है। उसके साथ साथ में हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, और स्पेक्ट्रम में भी मोस्टली किस किस की बात करेंगे। स्पेक्ट्रम में भी जो मोस्टली हम बात करेंगे वो लाइमन, बामर, पाश्चन एंड फुंड स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे, और स्पेक्ट्रम को देख के हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो करना वही है जो पिछले भी कर रहे थे हम अभी, और आपको बस ध्यान से देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो नाउ थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो ये है कि थॉम्सन मॉडल, सबसे पहले जो एटम्स के लिए जो एक मॉडल आया था वो थॉम्सन ने दिया था। थॉम्सन ने सबसे पहले इन 1898 जे थॉम्सन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम विच इज सिमिलर टू दैट एट क्रिसमस पडिंग। सो ये एटम मॉडल जो है उसको उन्होंने इसी तरह से दिखाया था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन लाइक करंट्स ड्राई फ्रूट्स इन ए स्फेरिकल क्रिसमस पेंडिंग। कि अगर कोई प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से अगर हम ये देखें कि किसी वाटरमेलन में जो वाटरमेलन का सारा है वो एक जो स्फीयर है वो एटम मान लें, तो उसके बीच में जो ये वाले जो सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स, तो ये किस तरह से उस पूरे वाटरमेलन में है, लाइक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो यही कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये एटम मॉडल जो है थॉम्सन ने प्रपोज किया था। सो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वली इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम इज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव उसमें है, तो ओवरऑल जो एटम है वो हमारा इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। सो नाउ थॉम्सन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो चीज बताई वो थॉम्सन के ही एटम मॉडल ने बताई। सो नाउ फेलियर क्या था, थॉम्सन मॉडल फेल क्यों हो गया। It could not explain the origin of spectral series in the case of hydrogen and other atom। जैसे ही जब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से इंक्रीज होने लगा तो ये पूरी तरह फेल हो गया, एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हायर ऑर्डर atomic number। and second one, it fails to explain the origin of the large angle scattering alpha particle in Rutherford model। कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको अभी हम बेसिकली बात करेंगे न्यूक्लियर वाले चैप्टर में भी,
तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग का जो मॉडल दिया कि उन्होंने क्या कि गोल्ड फॉइल पे, अभी हम बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा कंसाइज मेथड में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया और उस पर क्या करवाया, अल्फा स्कैटरिंग कराई। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो है वो सीधे निकल गए गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके, एंड कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डेविएटेड हो गए। तो उस स्मॉल एंगल को ये बता नहीं पाया कि इसका ओरिजिन क्या है, कि लार्ज एंगल पे, स्मॉल एंगल पे तो अल्फा स्कैटरिंग पॉसिबल है, बट लार्ज एंगल पे थॉम्सन मॉडल जो है स्कैटरिंग एंगल को नहीं बता पाया। तो ये दो रीजन थे थॉम्सन मॉडल का फेल होने का। नाउ नेक्स्ट, अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप आईओएस यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके आपको सिंपली ओआरजी कोड आईसीओ फिल करना है। इसको करने से होगा क्या कि आप होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे यहां 3 डॉट्स दिख रहा होगा आपको, और इसमें सेकंड नंबर पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिख जाएगा। इस फ्री मटेरियल के ऑप्शन में क्या है, यहां पे डॉक्यूमेंट, वीडियोस और टेस्ट 3 सेक्शन दिखेंगे। इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जो भी क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं यहां पे, उन सभी में यूज होने वाली पीपीटी है। तो आपको करना क्या है कि जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, एट द सेम डे आप जाइए यहां से पीपीटी को यूज करके शॉर्ट नोट्स बनाइए, एंड आफ्टर दैट टेस्ट वाले ऑप्शन में आके यहां पे फ्री मॉक है। तो मॉक सेम आपने चैप्टर तैयार किया, उसके बाद उसका मॉक लगाया, उसके बाद आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया और आपका एनालाइज हो गया कि मेरा ये चैप्टर कितना कवर हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर आपको सारे एग्जाम अपडेट्स रेगुलर चाहिए, रेगुलर एग्जाम अपडेट से आप अवेयर होना चाहते हैं, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो ग्रुप है, जो लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहां भी जाकर जो है रोज एग्जाम अपडेट्स और क्विजेस वहां पे भी आपको मिल सकता है। तो जल्दी करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक हमारा है नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या था, तो सिंपली अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कि रदरफोर्ड मॉडल को अल्फा पार्टिकल ऑफ स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। सो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग द हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन अ इलेक्ट्रॉन। कि थॉम्सन मॉडल ने बोल दिया कि एक आपने ये ले लिया वाटरमेलन, और इसमें वाटरमेलन में ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जो ये ब्लैक सीड्स हैं दिस लाइक बिहेव्स कि इलेक्ट्रॉन है। बट रदरफोर्ड ने कहा कि भाई वो अरेंज्ड कैसे हैं उस पूरे एटॉमिक मॉडल में, क्योंकि पूरा एटॉमिक मॉडल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसमें किस प्रकार से अरेंज है, तो उस अरेंजमेंट को जो है रदरफोर्ड ने जानना चाहा। सो एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड इन 1911 Giger and Marsden performed an experiment called alpha particle scattering experiment. रदरफोर्ड के 2 पीएचडी स्टूडेंट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड। यहां से आपने क्या किया, एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे क्या कराया, स्कैटर्ड कराया। सो अप्रोक्सीमेट 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय ए बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स एंड वर कॉलिमेटेड इनटू ए नैरो बीम। यहां पे एक नैरो बीम से जो है कॉलिमेटेड हुआ और गोल्ड फॉइल लगा दिया यहां पे। सो द बीम वॉज अलाउड टू फॉल ए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड and thickness is approximate 2.1 into 10 to the power minus 7 मीटर। सो नेक्स्ट क्या किया उसने इसी एक्सपेरिमेंट को, so the scattered alpha particle were observed through a rotatable detector consisting of zinc sulfide screen ZNS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो इसमें आप पहले देखिए कि ये 4 लेड की ब्रिक्स हैं, इसके बीच में सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है, जहां से क्या होगा आपका
एक्सेलरेटेड जो है अल्फा स्कैटरिंग होगी, और यहां पे आपने थिन गोल्ड फॉइल रख दिया है, और ये जो है आपका यहां पे एक आपने इस तरह से अरेंजमेंट किया है, और यहां पे गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, और उसके सामने आपने एक स्क्रीन की तरह एक डिटेक्टर रख दिया है जहां पे आपको ये अल्फा पार्टिकल मिलेगी। तो ये अगर यहां से निकली तो इस तरह से इसको पाथ फॉलो करते हुए यहां से निकलना चाहिए, लेकिन कुछ यहां से इस एंगल पे थीटा एंगल पे भी पहुंची, सो दैट विल बी द अल्फा स्कैटरिंग एंड अल्फा एंगल। So the scattered alpha particles on striking the screen produce the brief light. So these flashes may be viewed through a microscope. कि माइक्रोस्कोप से इनको देखने पे पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सम एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स, कि वो अपने मेन पाथ से क्या हुए, कुछ डेविएट हो गए, क्योंकि एटम्स की क्या थी, सब पार्टिकल्स की भी कुछ एनर्जी थी। so since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see the large deflection. तो उसको जो है इतनी लार्ज डिफ्लेक्शन की उम्मीद नहीं थी, खास तौर से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो केपी क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे सीयूईटी बेस्ड प्रिपरेशन बैच लेके आया है, जिसमें अगर आप ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, जनरल प्लस लैंग्वेज, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो यहां पे आप बैच परचेज करके अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बैच परचेज करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आपको बैच परचेज करना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। समय बहुत कम है। सो नाउ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंटिन्यूएशन में ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुई कि मोस्ट, और ये ऑब्जर्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन ही इंपॉर्टेंट है पूरे रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट में, कि ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू ए स्ट्रेट, कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट निकल गए पास करके, एंड ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री। कुछ जो है अप्रोक्सीमेट 0.14% के समथिंग जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो 1 डिग्री से क्या हो गए, डेविएट हो गए। जो एंगल था थीटा वो क्या था, 1 डिग्री। अबाउट 1 in 8000 डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90। कुछ 8000 जो अल्फा रेज थी उनमें से एक जो है वो परपेंडिकुलर चला गया, तो 1 out of 8000 क्या हो गया, 90 डिग्री से डेविएट हो गया, डेविएटेड बाय 19 डिग्री। एंड सरप्राइजली 1 out of every 12,000 particles appear to rebound, और 1 out of 12,000 क्या हो गए, रीबाउंड हो गए, यानी वापस जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ था सेम उसी डायरेक्शन में वापस वो चले गए। तो अगर यहां पे आपको ग्राफ देखने को मिल रहा होगा कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल, तो देखिए जैसे ही नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/θ। आप इस चीज को बोल सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स इस एक्सप्रेशन से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इससे अब पता चलने वाली थी चीजें, और जैसा अभी पिछले समझाया मैंने उसमें यही था कि अगर ये न्यूक्लियस है एंड दैट विल बी द न्यूक्लियस, सो क्या हुआ, इंसिडेंट किया आपने,
कुछ स्मॉल एंगल पे आ गए, स्मॉल एंगल पे, और कुछ रिबाउंड हो गए वापस, एंड कुछ जो है वो सीधे निकल गए इससे। सो इस तरह से पूरा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग, और इसका रिजल्ट जो था, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil, which indicates the most of the space within the atom must be empty, कि जो एटम्स का मोस्ट ऑफ द वो है, वो स्पेस बहुत एम्प्टी है, तभी तो। अरे किसी को पेनिट्रेट करना होगा, सिंपली समझिए आप, अगर बात को किसी को पेनिट्रेट करना होगा या किसी को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, किसी का रास्ता रोकना होगा, किसी को इंपोज करना, तो आपको कुछ इंपोज करना होगा ना, यू हैव टू पुट सम वर्क। तो अगर वहां पे कुछ है ही नहीं, स्पेस है, इट मींस कि वो आराम से गया और पार हो गया। तो ये बेसिकली यही बात थी कि उसको लग रहा था कि भाई जब बहुत सारे जो है वो क्रॉस कर गए, पेनिट्रेट सीधे जो है बाहर चले गए उस तरफ, तो इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एम्प्टी है, खाली है। क्योंकि अगर कुछ होता तो दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट, सुपर इंपोज करता, वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता, ऐसा कुछ था नहीं। सो नाउ large angle of scattering indicates that atom has a small positively charged called nucleus at center of atom which deflects alpha particle at different angle। तो अल्फा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन। तो अब वो कह रहा है कि जो डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ जो है सम एंगल से मुड़ गया, डेविएट हो गया, उसमें वो ये बता रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज था वो सेंटर में है, क्योंकि वहां से क्या हो रहा था, वहां से कोई क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वो किसी एंगल पे डेविएट हो जा रहा था उसके साथ। नाउ थर्ड वन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, दिस शोज दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अगर 180 डिग्री पे वो जो है स्कैटर्ड जो है अल्फा स्कैटरिंग से, अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे चला जा रहा है, थीटा बिकम 0, इसका मतलब जो एटम्स की साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, तभी तो उसको दूरी, अरे ये ट्रेवल करने में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि कोई एंगल डेविएशन नहीं हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई, कोई सुपर इंपोज कंडीशन थी नहीं थी। सो नाउ द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन whose total negative charge is equal to total positive charge। और ये हम बार बार बात कर चुके हैं कि एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया, कि जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज था उतने अमाउंट में निगेटिव चार्ज था। सो ओवरऑल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम। सो नाउ नेक्स्ट वन, अगर आप केपी क्लासेज के बैचेस परचेज करते हैं तो उसके साथ में आपको एक एड ऑन जो कह सकते हैं बेनिफिट ये भी है कि यहां पे सीरीज ऑफ बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं, सीयूटी बेस्ड और बोर्ड बेस्ड, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज टेस्ट और इंग्लिश और जनरल टेस्ट, और इसकी अप्रोक्सीमेट 1200 के समथिंग लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज है और रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं इसमें। तो यानी इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो जल्दी से जाके इस पूरी जो ये जो आपकी बेनिफिट है इसको अवेल करने के लिए बैच परचेज कीजिए। बैच परचेज करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए बैच परचेज कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और पढ़ाई शुरू करिए। सो नाउ नेक्स्ट, रीजन ऑफ स्कैटरिंग, कि ठीक है अल्फा स्कैटरिंग हो गई, मान लिया, रीजन क्या था इसका, क्यों जरूरत पड़ी भाई, क्यों जरूरत पड़ी बताओ, क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी, यही तो बात है ना कि क्या जरूरत थी अल्फा स्कैटरिंग की। तो जो रीजन था वो ये था कि द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू द कूलम्बिक रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल्स चार्ज एंड द न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल जो था उसके बीच में कोलम्बिक रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन के कारण क्या था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज द पॉजिटिवली चार्ज और न्यूक्लियस ही पॉजिटिवली चार्ज, तो दोनों के बीच रिपल्सन हुआ, तो कुछ को डेविएट कर दिया सम एंगल पे और कुछ जो है रिबाउंड हो गए, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल्स विच पासेस थ्रू द न्यूक्लियस एट लार्ज डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस लेस रिपल्सन,
कि वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पे थे, उनके पास फोर्स ऑफ जो रिपल्सन था वो बहुत ही कम लग रहा था. एट लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर सुपर इम्पोज विच इज लार्जर एट डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम न्यूक्लियस. नाउ सेकेंड, अल्फा पार्टिकल्स विच पासिस क्लोज टू द न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्सिव. तो जो जितना न्यूक्लियर के पास में रहेगा उस पे उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम लगेगा. नाउ थर्ड वन, व्हेन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स हेड ऑन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स सोज डाउन दैट अल्फा पार्टिकल्स and that will be the repelled in the same direction. So अपने ओरिजिनल पाथ पे वो बैक चला जाएगा, यानी जो न्यूक्लियस से फेस टू फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस के पाथ में आएगा उसको वो रिपल कर देगी, एंड दैट विल बी द रिबाउंड इन द डायरेक्शन एज द सेम पाथ फॉलोइंग. सो नाउ नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज. ठीक है, कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, कि क्या क्लोजेस्ट अप्रोच है, कितनी डिस्टेंस क्लोज है, और न्यूक्लियर की साइज पे कैसे डिपेंडेंट है. सो सपोज एन अल्फा पार्टिकल of mass m and initial velocity v moves directly towards the center of the nucleus. So as alpha particles approaches the positive nucleus, it experiences the coulombic repulsion, और जो कि अभी देखा हमने, and its kinetic energy get converted into the electric potential energy. It means Ke is equal to electric potential energy mu. So that will be half mv square is equal to mu k q1 q2 upon r. सो r की जगह अगर r0 पुट करूंगा मैं, सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r0, और r0 अगर मुझे चाहिए तो r0 बिकम्स फ्रॉम हियर 2k q1 q2 upon mv square. So this will be the atomic radius. R0 is equal to atomic radius. Atomic radius. So at certain distance R0 from the nucleus, alpha particle stops for a moment and begins to move back along the same path. कि जो अल्फा पार्टिकल है अगर r0 डिस्टेंस पे है तो दैट विल स्टॉप फॉर अ मोमेंट, एंड आफ्टर दैट इट बिगिंस मूव बैक टू द सेम फॉलोइंग पाथ, एंड दैट विल बी द रिबाउंड इन द केस. सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो एट दिस डिस्टेंस r0 the entire initial energy converted to the electrostatic potential energy, and after this इस चीज से हम जो है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी में, और उससे हमने नियरेस्ट या क्लोजेस्ट डिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन निकाला. सो r0 इज इक्वल टू 2k q1 q2 अपॉन mv स्क्वायर. सो दैट विल बी द फ्रॉम हियर, एंड we know that charge on alpha particle, so alpha particle is positively charged, which is 2e, q2 is equal to jd, so and z is equal to 79 for gold, 79, z is equal to 79 for gold. So that will be the closest distance. Now total energy of the electron. Now we have to find out the total energy of the electron. So first of all we have to start from the previous slide. An electron revolving in an atom, orbit of an atom, has both kinetic energy and electrostatic potential energy. So that will be kinetic energy in terms of mv square by 2, and the potential energy minus kZe square upon r, because the potential the formula of the potential energy U is equal to k q1 q2 upon r. So basically k is equal to here
Q1, Q2, the electronic charge becomes square of the electronic charge E square, and that will be the R. So now, to keep the electron in its orbit, the electrostatic force of attraction provides the repulsive centripetal force. So Fc, F centripetal force is equal to Fe. So centripetal force is mv square upon R. Centripetal force is equal to mv square upon R, and this one will be Fc k z E square by, now mv square by R. So 1 Fc, this will be R square. So from here to here we have to mv square is equal to kz E square upon R, because this one will be cancelled out from 1 R to this R. Okay, so this one will be mv square. Put it the values from here. So mv square, so kinetic energy becomes kz E square by 2R. Okay, so total energy of the nth orbit, so total energy is the sum of the kinetic energy and potential energy. So we have to sum it. Kinetic total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy will be kz E square by 2R, and this one will be potential energy plus, that will be minus kz E square by R. So that will be the kz E square by 2R minus kz E square by 2. So total energy for nth orbit is equal to minus kz E square by 2R. So this will be the nth energy of energy for nth orbit. So from here the total energy of the electron is negative. This implies that the electron is bound to the nucleus. The electron is bound to the nucleus. The electron were positive. If energy were positive, an electron will not follow a closed orbit around the nucleus. So it's all about the total energy of electron. Total energy of electron. Okay. So now next. So next is the limitation of Rutherford's model of an atom. So now we have to see that what is the limitation of Rutherford model, or how that fails to explain the things. So now, although the Rutherford atomic model was based on the experimental observation, it failed to explain certain things. And what will be, and what is? First, Rutherford model was not in accordance with the Maxwell theory. So it will not the accordance with the Maxwell theory. And what is the Maxwell theory? So the Rutherford proposed that the electrons revolve around, and that is very important thing. So we have to look at Rutherford proposed that the electrons revolve around the nucleus in fixed path called the orbit. According to Maxwell, accelerated charged particle emit electromagnetic radiation according to electromagnetic wave theory, and hence an electron revolving around the nucleus should emit electromagnetic radiation. Since an accelerated charge emits energy, the radius of the circular path of a revolving electron should go the decreasing, and ultimately it should fail into the nucleus. So it could not explain the structure of the atom. As matter is stable, we can to collapse. कि अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से, तो कभी ऐसा समय आएगा कि दैट विल बी गोज डाउन एंड फॉल्स द न्यूक्लियस, कि वो कभी न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन. तो उस समय स्टेबिलिटी कैसे शो करेंगे आप?
स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आप क्या कहेंगे उस पर्टिकुलर समय पे। तो इस चीज को रदरफोर्ड सही में नहीं बता पाए कि मुझे नहीं पता कि ऐसा तो होना चाहिए भाई, ठीक है फिक्स एनर्जी से आप रेडिएट हो रही है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसमें, लेकिन ये बात कि वो कुछ समय बाद जाने पे जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो कभी तो स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होता 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 अगर वो न्यूक्लियस में फॉल कर गया तो उस टाइम उसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी, कैसे डिफाइन करेंगे एटम की स्टेबिलिटी। सो ये नहीं बता पाए। नाउ सेकेंड, he did not say anything about the arrangement of electron in atom which made his theory incomplete, कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट क्या है उस पूरे एटम्स में, ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। रदरफोर्ड्स मॉडल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ इवन मोस्ट सिंपलेस्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि इवन लार्जर जेड के लिए, लार्जर एटॉमिक की तो बात छोड़ दें, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की भी बात रदरफोर्ड नहीं कर पाए। सो ये सारी चीजें जो हैं उनके फेलियर्स हैं, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट आना पड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर, बोर्स एटॉमिक मॉडल और बोर पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या थी? सो स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ठीक है, बट वो एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्टेड है हमारे। सो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लीड टू द बोर्स मॉडल वेयर ही केम अप विथ 3 पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, स्टेशनरी ऑर्बिट, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in certain stable orbits without the emission of an radiant energy। जो आप कह रहे थे रदरफोर्ड कि भाई ठीक है, अगर वो उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो यही थे ना फेलियर्स, कि भाई ठीक है अगर वो जा रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, एक्सीलरेटेड हो रहा है थ्रू ए पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट्स करेगा विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि स्टेशनरी है, could revolve in certain stable orbits without emission of the energy। Each atom has certain defined stable state in which it can exist and each possible state has defined the total energy, कि उसकी total energy कुछ होगी, that will be conserved। तो उन्होंने कहा कि हर एक स्टेट की एक अपनी एनर्जी होगी और वो टोटल एनर्जी होगी उसकी। सो दीज आर कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम। और वो स्टेट क्या है? स्टेशनरी स्टेट है भाई, टोटल एनर्जी उस स्टेट की है बट जो इमिशन है रिवॉल्विंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की वो नहीं है। नाउ सेकेंड वन, पोस्टुलेट क्वांटम कंडीशन। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस only in those orbit which is the angular momentum and integral multiple of L is equal to nh upon 2 pi। So thus the angular momentum is the electron is quantized। So ये दो postulate इस तरह से। Now third one, frequency condition। An atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy of photons and that will be h mu is equal to E ni minus E nf। यानी जो एनर्जी है nth ऑर्बिट की वो इनिशियल और फाइनल जो है उसमें वो फोटोन की एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो एन एटम कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी photons and a photon is emitted when an electron make a transition from stationary orbit for higher energy to stationary orbit of lower energy। So photon have the energy equal to E is equal to h mu। We know that E is equal to h mu। So here E initial minus E final is equal to h mu। So here the energies of the initial and final, so that will be the nucleus, this will be the stationary state having the some energy, total energy। So here n is equal to 3, higher order n is equal to 2, n is equal to 1। So now E is equal to h mu, the energy which radiates। So that will be the 3 postulate, that is the 3 postulate for Bohr's atomic model। Now Bohr's theory of hydrogen atom and hydrogen like atoms। Hydrogen atoms and hydrogen like atom, it means the similar to the atomic number of
hydrogen or similar to properties with hydrogen atoms. So now a hydrogen like atom consists of a positively charged nucleus with a positively charged electron and the electron revolving around the nucleus in a stable. So Bohr's radius कैलकुलेट करने का जो बात था कि उन्होंने ये कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस. सो F इज इक्वल टू K. नाउ फर्स्ट वन ZE, सेकेंड वन E अपॉन R square. This will be equation first. So to keep the electron we have to put it centripetal force mv square. So mv square upon K ZE square by R square and FC is equal to mv square by mv square by R. So that will be R. So it will cancel and here from R is equal to R naught is equal to K ZE square by mv square. Okay. So now Bohr's theory for hydrogen atoms, and according to Bohr's quantization, so L is equal to angular momentum is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi. So from here to here Rn is equal to nh upon 2 pi mv. Okay. So now compare to from this one to this one, हम क्या कह सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करके कि जो Vn होगा यहां से वो Vn क्या आ जाएगा मेरा 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH, ये वेलोसिटी आ जाएगी. और अगर यहां से Rn निकालना है तो n स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर. सो अगर इससे बात करें तो R जो है Rn जो है वो n स्क्वायर अपॉन Z पे डिपेंडेंसी शो करता है. Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z. सो नेक्स्ट, if we have to calculate the radii of orbit, so if we put n is equal to 1 and Z is equal to 1, so Rn is equal to n square H square upon 4 pi square and m k E square into Z. So putting all the things here we have to calculate, and R1 is equal to, for first orbit it one will be 0.53 angstrom, and the velocity of the first orbit V1 is equal to C by 137. So that will be the particular scenario of calculating the nth orbit of radius. Now next, energy of the electron. What will be the energy of the electron? So first, kinetic energy, potential energy, Fc is equal to Fme, और यहां से पोटेंशियल एनर्जी उसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई थी जब हम पिछले वाले में कर रहे थे, En इज इक्वल टू माइनस के ZE स्क्वायर बाई 2R. अब यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है, तो अब वैल्यू किसकी पुट करेंगे आप? तो वैल्यू पुट कर दें अगर Rn की वैल्यू पुट कर देंगे. सो En बिकम्स माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये पहले की एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की. अरे यहां पे हमने कैलकुलेट किया था ना यार, ये किया था ना, यहां पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट की थी. ये टोटल एनर्जी फाइंड आउट नहीं की थी. En इक्वल टू माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन Rn, और यहां से आपको R की वैल्यू पुट कर देनी है जो अभी निकाली है. सो सिंपली वहां पुट करने के बाद जो वैल्यू है वो आ जाएगी समथिंग लाइक दैट. En इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी है. सो टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी क्या थी? टोटल एनर्जी क्या थी? माइनस के ZE स्क्वायर बाई 2Rn. और यहां से क्या आ गया? क्योंकि
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², और ये पुट करने पे ही आया था kze²/2r। सो यहां पे E जो है वो -ke हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से E जो है -ke हो जाएगा। और अगर टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 2 होती है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है mv² नहीं, हाफ mv² नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ क्या होती है U = kze²/r माइनस। सो दैट विल बी, अगर इस टर्म्स में टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी तो ये है, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से E = μ/2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 2E, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो नाउ फ्रॉम बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, हमने क्या कहा थर्ड पोस्टुलेट में कि जो इलेक्ट्रॉन है E = h𝜇, सो यहां पे E इनिशियल माइनस E फाइनल =h𝜇, यही बोला था थर्ड पोस्टुलेट में हमने। सो अगर वहां से हम आए तो एनर्जी अभी हमने क्या देखी, एनर्जी देखी -2π² m k² z² E²/n² h², ये देखा हमने। अब यहां पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज देखनी है, तो वी पुट द सिंपली z = 1, और यहां से z = 1 पुट करने के बाद जो वैल्यू h𝜇 की, तो जो वेलोसिटी का टर्म्स आएगा वो आएगा, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 1/, मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूं, कुछ भी प्रोपोर्शनलिटी लिख दे रहा हूं, एंड दिस वन पार्ट विल बी कांस्टेंट। सो v1 = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। और अगर इसको, क्योंकि f = क्या होता है, अगर हम देखें तो v = जो होता है यहां पे वेव नंबर, सो वेव नंबर क्या होता है ओमेगा = v/, या तो वेव नंबर छोड़िए अगर, तो यहां से v = 1/λ, f = 1/λ। सो यहां पे अब क्या करना है, क्योंकि μ = c/λ, सो यहां से अगर वैल्यू पुट करनी है तो μ/c, तो μ/c जो आ जाएगी वो आ जाएगा 1/λ, और यहां से वैल्यू पुट करके हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में जो है चीजें निकलेंगी, और चीजें जो होंगी वो होगी, या 1/λ कह दूं मैं इसको तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, r 1/n2² माइनस 1/n1²। ये किस कंटिन्यूएशन का पार्ट है, ये यहां पे 1/λ का पार्ट है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, और अब बेसिकली जो स्पेक्ट्रल सीरीज है लाइमन, बामर, पास्टन एंड फुंड, उसकी बात करेंगे हम। सो उसमें सबसे पहले लाइमन सीरीज की बात करते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स like n2 = 2, 3, 4 to a lower energy orbital and from 1 we get a spectral series called the Lyman। यहां से जो है स्टार्ट हुआ, और हायर में 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 4 में आ सकता है, तो दैट विल बी पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ लाइमन। ये क्या है, लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज। सो लाइमन सीरीज के लिए अगर देखेंगे तो क्या था फॉर्मूला, 1/λ वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे, सो ये क्या है r 1/n2² n1² माइनस 1/n2²। सो दैट विल बी, n1 क्या है फिक्स्ड है 1 होगा, और फ्रॉम हायर ऑर्डर 2, 3 एंड 4 दैट विल बी इन द लाइमन सीरीज। एंड बामर सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिटल लेवल्स 3, 4, 5 फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 2, यानी अब कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5। ये कौन सी सीरीज है, बामर, दैट विल बी द बामर सीरीज। सो इस वाले में जो n है वो कितना होगा 2, n1 कितना होगा 2, और n2 क्या हो सकता है हायर लेवल 3, 4 एंड 5। समझ में आया। और अगर अब पास्टन सीरीज की बात करें, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल 4, 5, 6 फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल
3 5 3, तो यहां से ये 3 से 4, 3 से 5 एंड 3 से 6, सो दैट विल बी पास्चन। और इस वाले टर्म्स में जो n1 हो जाएगा वो 3 और n2 क्या हो जाएगा, हायर, लाइक 4 5 6। एंड ब्रैकेट सीरीज, so when electron jumps from higher energy orbitals 5 6 7 to a lower energy, so it means n1 is equal to 4 and n2 is equal to higher, that will be 5 6 7 5 6 7। so यहां हमने 4 तक ही दिखाया है, तो 4 1 वाले से अब जो निकलेगा तो 4 1 से 5 में, 5 से 6 6 से 7 एंड दैट विल बी द पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम का फॉल वन ऑफ द वन बढ़ता जाएगा लोअर लेवल से हायर लेवल पे। तो अब फुंड सीरीज की बात करें अगर, तो फुंड सीरीज में क्या हो जाएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल, सो n1 यहां पे 5 हो जाएगा और n2 हो जाएगा हायर, दैट विल बी 6 7 एंड 8, ठीक है। तो इस वाले रेड में, और ये बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन, दैट विल बी द हायर। फुंड सीरीज जो है वो बिलोंग करती है इंफ्रारेड रीजन को, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में, पास्चन सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में। सो अगर ओवरऑल यहां पे देखा जाए तो ये फिगर जो है लिया गया एनसीईआरटी से आपके, कि इमिशन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सो लाइमन सीरीज जो है उसका रेंज ये है, बामर सीरीज की जो वेवलेंथ का रेंज है वो ये है, और पास्चन सीरीज का जो लेंथ है वो इस तरह से। ये स्पेक्ट्रम जो है हमें शो होती है हाइड्रोजन में जब हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो कभी लाइमन हो, बामर हो, या फिर पास्चन, फुंड और ब्रैकेट सीरीज। सो ये पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज का था। सो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैंने इसीलिए इसको यहां पे रखा था कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होता है हाइड्रोजन में वो होता है n इक्वल टू, कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ द मैक्सिमम, नंबर ऑफ द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, n इक्वल टू n-1/2, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैक्सिमम। तो अगर सेकंड एक्साइटेड की बात करें तो सेकंड एक्साइटेड का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट n इक्वल टू 3। सो बेसिकली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज 3 1 2, सो 3 2 6 सो n इक्वल टू 3, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और ये हमारा सीयूटी का लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हमारे यहां से बैच लेके प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है उनका। इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है एमईटी से, और ये सभी वो बच्चे हैं जिनको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो बैच परचेज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे केपी क्लासेज आप लोगों के लिए बैच लेके आया है, और बैच परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जल्दी से जाइए और वहां से बैच परचेज कीजिए। एंड इट्स ऑल अबाउट डे 17। थैंक यू। आई होप कि मैंने इसमें मैंने पीपीटी भी अलग बनाई है, इसको यूज किया है, और सिर्फ इसलिए कि एटम्स और न्यूक्लियाई थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर हो जाता है। जब तक इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा होता है, मैग्नेटोस्टैट चल रहा होता है, पढ़ना होता है, अल्टरनेटिंग चल रहा होता है, पढ़ना होता है, रे ऑप्टिक्स चल रहा है, पढ़ना होता है, एटम्स न्यूक्लियाई के सोचते हैं क्या ही पढ़ना है इसमें। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस बार थोड़ा सा और एफर्ट किया था, और आई होप कि आपको मजा आया होगा। सो ये पूरा आज का था। नाउ डे 18 की बात करूंगा मैं, और उसमें अब न्यूक्लियाई की बात करेंगे। न्यूक्लियाई चैप्टर की बात करेंगे कि न्यूक्लियाई में कैसे चीजें करें। सो न्यूक्लियाई की बात करेंगे, और वो वाला सेशन भी हम तोड़फोड़ मचा देंगे, ठीक है। सो थैंक यू। KP Classes